उस समय की बात है जब एक राजा राज्य में राज करता था। भानुपुर के राजा सत्यसेन के दो बेटे थे। एक का नाम चंद्रलोक और दूसरे का नाम त्रिलोक था। दोनों युवा हो चुके थे। राजा का एक मंत्री था जिसका नाम सुरेश था। वह बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। राजा अक्सर अपने किसी भी कार्य के लिए मंत्री से सलाह लिया करता था। एक दिन मंत्री जी महाराज से कहते हैं, राजा जी, आपके दोनों बेटे बड़े ही होनहार हैं, अब तो राज्य अभिषेक हो जाना चाहिए। तब सत्यसेन राजा कहते हैं, हाँ हाँ मंत्री जी, मैं भी इसी बात को सोच रहा था। तभी मंत्री जी मन में सोचते हैं कि राजा ने तो चुनाव कर ही लिया है कि किस बेटे को राजा बनाएंगे दोनों में से। तभी मंत्री बोलते हैं, दोनों तो आपके ही बेटे हैं, किसी को भी राजा बना सकते हैं। तब राजा कहते हैं, हाँ मंत्री, दोनों मेरे ही बेटे हैं, मगर दोनों का बुद्धिमानी एक जैसा नहीं है। वहीं चंद्रलोक में राजा बनने की सारे गुण हैं, तो त्रिलोक में ज़्यादा शांत स्वभाव का है। इसीलिए मैं चंद्रलोक को राजा बनाने का निर्णय लिया है। त्रिलोक में राजा बनने का योग्यता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। परंतु महाराज, मेरा मानना यह है कि वह बात को बदल देते हैं और कहने लगते हैं, नहीं नहीं, आप तो बहुत ही सोच समझकर निर्णय लिया होगा महाराज जी। फिर मंत्री वहाँ से चला जाता है। फिर दिन यूं ही गुजर रहे थे। कुछ दिनों बाद चंद्रलोक और त्रिलोक के बीच कुछ बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसे सुलझाने के लिए वे दोनों अपने पिता सत्यसेन जी के पास जाते हैं और वहाँ मंत्री सुरेश भी होता है। फिर चंद्रलोक कहता है, पिताजी, हम दोनों के बीच एक विवाद हो गई है, आप जरा सुलझा देंगे क्या? तब सत्यसेन जी कहते हैं, क्या बात है और किस बात में विवाद हो गया? बताओ तो, मगर विस्तार से बतलाना, मैं अभी फैसला कर देता हूँ। तब चंद्रलोक कहता है, पिताजी, हमारे राज्य में कई गरीब लोग हैं, तो मैं सोच रहा था कि उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, तो कोई ऐसा योजना बनाते हैं जिससे उनको कोई लाभ मिले। तब त्रिलोक कहता है, पिताजी, यह बिल्कुल गलत है। यदि कोई समस्या आ जाए तो उसे समस्या के जड़ तक पहुंचना चाहिए, ना कि कुछ योजना बनाकर उसे आगे बढ़ जाना चाहिए। अस्थायी योजना बनाने से वह समस्या कुछ दिनों के लिए हट जाएगी, परंतु फिर से वह समस्या आ जाएगी। भूखे लोगों की भूख मिटाना काफ़ी नहीं है, बल्कि अनाज कैसे उगाते हैं उन्हें सिखाना चाहिए, ताकि वे अपनी भूख मिटाने के साथ साथ और अन्य लोगों की भी भूख मिटाया जा सके। सिर्फ लोगों की प्रशंसा पाने के लिए ये काम करेंगे तो आलसी हो जाएंगे। दोनों की बातें सुनने के बाद महाराज कुछ देर तक चुप रहे, फिर अपने मंत्री जी की तरफ देखते हैं। तब मंत्री जी कहते हैं, महाराज, भूख मिटाना इस समस्या का हल नहीं है। गरीबी को अगर जड़ से खत्म कर दिया जाए तो यह एक सही फैसला होगा। इस राज्य से गरीबी दूर हो जाए तो सभी लोग राजा को भूल जाएंगे, तो इसलिए मुझे चंद्रलोक की बातें सही लगी। राज्य चलाने के लिए बल के साथ साथ योग्यता भी होनी चाहिए। इसीलिए त्रिलोक, अब से तुम सही सलाह दिया करना। त्रिलोक में राज्य चलाने की योग्यता नहीं है, इसलिए चंद्रलोक को राजा बनाना है। मंत्री जी, इसकी राज्य अभिषेक की तैयारी की जाए। राजा फैसला तो सही लेते हैं, मगर साथ में
त्रिलोक का अपमान भी होता है। राजा उसकी बात का मान नहीं रखते तो त्रिलोक को अपमानित महसूस होता है। वह वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद आम नागरिक का वस्त्र पहनकर वह घर से निकल जाता है और कई नगर घूमते घूमते एक राज्य में पहुंच जाता है। वह जिस रास्ते से जा रहा था वहां एक पेड़ के नीचे एक संत को देखा जो लोगों को उपदेश दे रहे थे। वह भी वहां रुक गया और वह भी उपदेश सुनने लगा। वहीं पर एक आदमी से पूछता है, भाई, पुराने ग्रंथों से लिए उपदेश को कितनी सरलता से समझाने वाले ये बाबा कौन हैं? शास्त्रों की बातें भी कितनी आसानी से समझा रहे हैं। कौन है ये बाबा? ये ज्ञानी बाबा है, शिव मंदिर के पुजारी हैं। वे एक बहुत अच्छे इंसान हैं। इनकी एक बेटी है जिनका नाम माला है। ये जिनसे भी अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं वे मानती ही नहीं है। कितना भी समझा ले तो किसी को भी पसंद नहीं करती। इसलिए ज्ञानी बाबा दुखी रहते हैं। कथा जैसे ही समाप्त होता है सारे लोग चले जाते हैं। तब त्रिलोक उस बाबा के पास जाकर कहने लगा, गुरुजी, आपने जो कथा सुनाई है उसे सुनकर मेरे कई सारे संदेह समाप्त हो गया। मैं सोचता था कि मैं सन्यासी बन जाऊं, पर इस संसार में रहकर भी शांति पाई जा सकती है। इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। त्रिलोक की बातें सुनकर ज्ञानी बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर ज्ञानी बाबा उसे पसंद करने लगे। फिर पूछा, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? यहाँ तो पहले कभी नहीं देखा था तुम्हें। तब त्रिलोक कहता है, बाबा, मैं एक मुसाफिर हूँ। मेरा नाम मोहित है। त्रिलोक बाबा से सच्चाई छुपाते हुए बोला, मैं बचपन से अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं है। इससे ज़्यादा मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, तो आपको क्या बताऊँ? तब ज्ञानी बाबा कहते हैं, अगर तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो तुम मेरे घर में आकर रह सकते हो। मोहित उनका प्रस्ताव मान जाता है और उसके साथ चला जाता है। उनके घर पर माला रहती है जो किसी पुरुष को पसंद नहीं करती थी। मोहित को देखकर वो मन ही मन बहुत खुश हुई। फिर दिन यूं ही बीत रहा था। ज्ञानी बाबा के साथ मोहित भी जाया करता था। फिर एक दिन माला मोहित से कहती है, क्या मोहित मेरे साथ नदी से पानी लाने में मेरी मदद करोगे? तब मोहित मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों नदी की ओर चल पड़ते हैं। माला जानती थी कि इस वक्त नदी में कोई नहीं होगा। फिर वहाँ पहुंचकर माला कहती है कि तुम्हें देखते ही मेरे मन में विवाह की बात आती है। तुम मेरे बाबा से बात करो कि वह हमारा विवाह करा दे। फिर मोहित कहता है, मैं तुम्हारे बाबा को गुरु मानता हूँ। मैं उसकी बेटी के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता और वो मेरे गुरु हैं। तो माला उसके इनकार को बर्दाश्त नहीं कर पाई और खुद नदी में कूद गई। मोहित ने उसे बचाया। माला उस पर ही इल्ज़ाम लगाती है कि नदी में मोहित ने उसे धक्का दिया। वह उसे मारना चाहता है। ये बोला अपने पिताजी को। अपने घर ने आस्तीन का सांप पाला है। माला पुरुषों को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए उसके बाबा माला की बातों पर भरोसा कर लेते हैं और मोहित को गुनहगार मान लेता है और वहाँ के सरपंच को बुलाते हैं कि वे
उसे सजा दे सके। फिर सरपंच आते हैं तो माला झूठी कहानी सुनाती है और मोहित चुपचाप खड़ा रहता है। तब सरपंच पूछता है, क्या ये सच है? तब मोहित कुछ नहीं कहता, वह चुप रहता है। तब सरपंच जी कहते हैं कि तुमने ही गुनाह किया है क्या, इसलिए चुप हो, कुछ तो कहो। तब माला कहती है, ये इसी इरादे से यहाँ इस घर में आया था लगता है, इसीलिए चुप है। तब सरपंच उसे और बाबा को राजा के दरबार में ले जाते हैं न्याय दिलाने के लिए। सारी बातें सुनकर राजा कहता है, भाई तुमने गुनाह किया है। मोहित शांत स्वभाव का था, वह कोई जवाब नहीं देता है। फिर राजा के पास जाकर सरपंच सारी बातें बताता है और कहता है कि ना जाने क्यों राजा जी, मुझे मोहित निर्दोष सा लगता है और माला के पास कोई ठोस गवाह भी नहीं है कि मोहित ने ही गलती की है। इसका निर्णय मैं नहीं कर पा रहा था, इसलिए राजा जी मैं आपके पास आया हूँ। तब राजा कहता है, माला के बातों के अनुसार मोहित दोषी है, पर मोहित तो कुछ कह ही नहीं रहा है। उस राजा की भी एक बेटी थी, उसका नाम गंगा था। वह बहुत सुंदर होने के साथ साथ बहुत अक्लमंद भी थी। राजा उस दिन कुछ नहीं कहता। कुछ दिन बाद उन्हें बुलाता है। इधर राजा ओमकार अपने बेटी गंगा को पास बुलाते हैं और अपनी बेटी गंगा से हर बार सलाह लिया करते थे, तो इस बार भी गंगा से पूछते हैं और सारी बात गंगा को राजा बतलाते हैं। तब गंगा कहती है, पिताजी, किसी के कह देने से कोई दोषी साबित नहीं होता। आप एक काम करिए, उन सभी को दरबार में बुलाइए और सभी से हम बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है, इसके तह तक जाएंगे। और फिर दूसरे दिन दरबार में आते हैं और पिताजी और पुत्री वही बात बतलाते हैं, परंतु मोहित चुप रहता है। तब राजा सोचता है, मोहित के पास कुछ सबूत न होने के कारण चुप है लगता है। मोहित के शांत स्वभाव को देखकर राजा भी सोच में पड़ जाता है और सबूत न होने पर उसे दंड देने का उनका मन नहीं करता और उसे इस बात का भी प्रमाण नहीं था कि वह दोषी है। तब राजा अपने बेटी के तरफ देखने लगता है। तभी गंगा बोलती है कि आप तीनों कुछ दिन यहीं ही रहना पड़ेगा और वहाँ से चली जाती है और राजा ओमकार भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और दूसरे कक्ष में बातें करने लगते हैं। पिताजी, यदि इनकी समस्या हल करनी है तो इस मामले से जो भी जुड़ा है उसको सामना करवाना पड़ेगा, तभी कोई फैसला निकल आएगा। राजा ओमकार कहता है, परंतु बेटी ये सब कैसे होगा? तब गंगा कहती है, पिताजी इसकी चिंता आप मत कीजिए, मैंने सारी तैयारी कर रखी है। उन्हें कहिए कि 3 दिन बाद उन्हें फैसला सुनाया जाएगा। फिर राजा ओमकार मोहित और माला को आकर कहते हैं कि 3 दिन बाद फैसला सुनाया जाएगा। फिर उन्हें राजमहल में अलग अलग कमरे में ठहरा दिया जाता है। मोहित और माला अपने अपने कक्ष में रहते हैं। तभी फिर गंगा और उसके पिता राजा ओमकार आपस में बातें करते हैं। गंगा कहती है, पिताजी इस मामले को कोई और तो प्रमाण नहीं है, हम लोगों को ही प्रमाणित ढूंढना होगा। आइए, और मोहित के कमरे के पास वाला कमरा में उसके पिताजी को रहने बोलती है। उस कमरे में एक खिड़की थी जो मोहित के कमरे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब
दिख रहा था, वहाँ से देखा जा सकता था। तब राजा मोहित को खिड़की से देखता है तो मोहित बिल्कुल शांत बैठा दिखाई देता है और इधर गंगा माला के कमरे में देखती है तो माला कमरे में इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। तभी उसे कमरे में एक दरवाज़ा दिखाई दिया। उस दरवाजे में कोई कुंडी नहीं लगी थी। तब वह सोचती है इसके पीछे क्या होगा और दरवाज़ा खोलकर देखती है, मगर वह कमरा तो मोहित के कमरे से जुड़ा हुआ था। वह मोहित के कमरे में पहुंच गई जहां मोहित शांत बैठा था। माला वहां पहुंचकर इधर उधर देखने लगी पर वहां और कोई नहीं था। तो माला मोहित के पास जाकर कहती है, अब तो तुम्हें अवश्य ही सजा मिलेगी। तुमने मुझे और मेरे सुंदरता को ठुकराया है। लोग मुझ पे मरते हैं और तुमने मेरा तिरस्कार किया है, मुझे ठुकराया है। अगर तुम मेरा बात मान जाते तो ये दिन तुम्हें नहीं देखना पड़ता। अभी भी बात नहीं बिगड़ी है। तुम मुझे अपना लो तो मैं अपनी झूठी शिकायत वापस ले सकती हूँ, वरना मेरा झूठ तुम्हारे प्राण ले सकते हैं। तभी मोहित कहता है, मेरे लिए सज़ा कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सच्चा हूँ तो मुझे ना ही डरने की ज़रूरत है और ना ही कुछ सोचने की। मैं सच्चा हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी अनुचित मांग को पूरा नहीं कर सकता हूँ। मोहित और माला नहीं जानते थे कि राजा ओमकार और उसकी बेटी गंगा खिड़की पास खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहे थे और देख भी रहे थे। फिर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर माला गुस्से से मोहित को कहती है, तब तो तुम्हें सज़ा मिलने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर वह उसी दरवाजे से अपने कमरे में वापस आ जाती है। फिर दूसरे दिन राजा ओमकार फिर से सबको दरबार में बुलाते हैं। सभी उपस्थित होते हैं और राजा की बेटी भी गंगा वहाँ आ जाती है। तब राजा ओमकार माला को कहते हैं, माला, तुम एक दुष्ट लड़की हो और कुटिल भी हो। मोहित एक भला लड़का है और बिल्कुल भी निर्दोष लड़का है। माला मोहित पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। माला की कही बात मोहित ने नहीं मानी तो माला ने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। इसीलिए एक राजा का फैसला है कि माला को सज़ा दिया जाए। परंतु माला के पिताजी को देखते हुए हम तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ रहे हैं। तुम्हारे पिताजी ज्ञानी बाबा एक नेक साधु हैं और बहुत अच्छे भी हैं जो लोगों की भला करते हैं और तुम्हारे दुष्ट व्यवहार के बारे में वे नहीं जानते थे। इसीलिए हम तुम्हें एक बार माफ़ करते हैं और मोहित को निर्दोष मानते हुए उसे आज़ाद किया जाता है। फिर राजा ओमकार ने ज्ञानी बाबा और उसकी पुत्री माला को जाने को कहा और मोहित को वहीं अपने पास रुकने को कहा। फिर राजा मोहित से कहता है, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आए हो? मोहित कहता है, मेरा कोई नहीं है राजा जी, मैं इस संसार में अकेला हूँ। फिर राजा मोहित को वहीं रहने को कहता है। मोहित मान जाता है और वहीं रहता है। फिर कुछ दिन यूं ही गुजर गए। इस बीच राजा उसे रोज़ देखा करते थे। मन ही मन मोहित को अपना दामाद बनाने की बात सोचते हैं। फिर एक दिन मोहित को वे प्रस्ताव देते हैं कि मोहित गंगा से विवाह कर ले, मगर मोहित उसे स्वीकार नहीं करता। वह वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि वह गंगा की वजह से ही निर्दोष साबित हुआ है।
तो वह राजा ओमकार के पास जाकर कहता है, मैं राजी हूँ महाराज जी, आपकी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर मोहित और गंगा दोनों विवाह कर लेते हैं। फिर कुछ दिन यूं ही बीतता है तो मोहित, राजा ओमकार और गंगा किसी वन में गए हुए थे। तभी चंद्रलोक अपने भाई त्रिलोक को पहचान जाता है। तब वह त्रिलोक के पास आता है और उसे भ्राता कहकर संबोधित करता है। तब राजा ओमकार कहता है, ये कौन है मोहित जो तुम्हें त्रिलोक कहकर पुकार रहा है? फिर चंद्रलोक कहता है कि यह मोहित नहीं है, मेरा भाई त्रिलोक है, जो कि सत्यसेन का दूसरा बेटा है। राजा यह सब सुनकर बड़ा ही खुश होता है कि अपनी पुत्री का विवाह एक राजकुमार व सच्चे और शांत स्वभाव वाले लड़के के साथ किया है। फिर वे लोग सत्यसेन के यहाँ जाते हैं और मिलकर वापस आ जाते हैं। क्योंकि राजा ओमकार का कोई पुत्र नहीं था, तो गंगा के पति होने के नाते वह राज्य का राजा बन जाता है और वे खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं। सच्चे इंसान की कभी भी हार नहीं होती है। प्रकार की रहस्यमय और रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आऊँ। धन्यवाद।